अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। आज के इस समारोह के सम्माननीय मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश बिनीवाले जी, इस विश्वविद्यालय के कुलगुरु, देश की तकनीकी शिक्षा के लिए सतत प्रयासरत प्रोफेसर दिनेश कुमार जी, प्रोफेसर ऋषिपाल जी, ज्योति शरवण जी, जिन्होंने बहुत विस्तृत परिचय पढ़ दिया, इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी सम्माननीय बुद्धिजीवी साधक। एक शेर है मेरा लिखा हुआ, ये वक्त भी गुजर जाएगा ढेर सारे सबक देकर, ये वक्त भी गुजर जाएगा ढेर सारे सबक देकर, काट लो ये वक्त जैसे तैसे फिर जी लेना जी भरकर। तो अभी भी ये वक्त गुजर रहा है, गुजरेगा ही, और निश्चित तौर पर अच्छी तरह ही गुजरेगा, और बाद में हम बहुत सारी चीजों को याद करेंगे, बहुत सारी चीजों का स्मरण करेंगे। उसके पहले ये जरूर हमको देखना है, क्योंकि आज के इस वेबिनार का विषय है वर्तमान युग में भारतीयता की पुनर्स्थापना। तो भारतीयता है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये चूंकि वैलिडिक्टरी एड्रेस है, इसलिए मैं ये मान के चलता हूं कि सारे ही विद्वानों ने भारत और भारतीयता के बारे में विस्तृत विवेचन किया ही होगा। लेकिन हम सबके लिए एक गर्व का विषय होगा और चिंतन का विषय होगा कि हम सब जाने कि भारतीयता है क्या, भारतीयता कहाँ बसती है, भारतीयता कौन सी किताबों में, कौन से ग्रंथों में, कौन से शास्त्रों में, कौन से उदाहरणों में बसती है। मुझे लगता है भारतीयता को ढूंढने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपने अंतर्मन में झांकना पड़ता है। अपने अंतर्मन में झांक कर अगर देखेंगे तो वो भारतीयता है। इस संदर्भ में एक बहुत पुराना सा उदाहरण याद आता है, और बड़ा मजेदार सा उदाहरण है अमेरिका का। आप सबने वो कथा पढ़ी होगी कि एक अखबार में एक विज्ञापन आया, एक महिला ने लिखा कि मैं 80 साल की बूढ़ी महिला हूं और मेरे साथ कोई नहीं है, इसलिए मुझे सिर्फ कोई व्यक्ति आए और जो मुझे बात करे मेरे साथ, इतनी उसकी नौकरी है, उसके लिए मैं उसको इतने इतने डॉलर का पारिश्रमिक, इतने इतने डॉलर का वेतन दूंगी। उस आवेदन को देखकर एक भारतीय युवक वहां चला गया और उनके साथ उसने महीनों तक बात की। जब महीना समाप्त हो गया तो उस महिला ने, जैसा कि तय था, एक लिफाफे में कुछ डॉलर रख के, जो कि उसका निर्धारित वेतन था, उसे दिया और कहा कि ये तुम्हारा वेतन है। उस युवक ने बहुत सम्मान पूर्वक और बहुत श्रद्धा पूर्वक उन्हें वो लिफाफा लौटाते हुए कहा कि मैं उस देश से आया हूं जहां अपने बुजुर्गों से बात करने के लिए पैसा नहीं लिया जाता। मुझे आपका आशीर्वाद दीजिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ अमेरिका आया हूँ वो काम में सफल हूँ। बाद में वो व्यक्ति अमेरिका की एक स्टेट का गवर्नर बनता है। ये दृष्टांत हम सब ने सुना है, और ये छोटी सी बात है। छोटी सी बात से भारतीयता का क्या मूल निकलता है, क्या मंत्र निकलता है, इसको देखने और समझने की आवश्यकता है। उसके लिए बहुत बड़े ग्रंथ, बहुत बड़ी किताबें, बहुत बहुत सारी संदर्भ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जो दिल खोजा आपना, तो मैं अपने अंदर देखूं, अपने अंदर से झांकूं, तो मेरे अंदर से ईश्वर की सृष्टि हो रही है क्या, मेरे अंदर से मानव की सृष्टि हो रही है क्या, मेरे अंदर से पूरे समाज की एक नई सृष्टि हो रही है कि अगर मैं देखता हूं तो वही भारतीयता है। और इसीलिए जब हम कहते हैं भारतीयता की स्थापना करना है, तो दरअसल क्या करना है, वो भारतीयता अयम निजो परेवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम में प्रकट होती है। अयम निजो परेवेति, मैं, मेरा है, ये सब कुछ मेरा है। परेवेति गणना लघु चेतना, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये इसका है, ये उसका है, ये मैं पजेस करूंगा, ये सब सोचने वाला, ये गणना लघु चेतसाम, छोटे मन के लोगों का काम है। उदार चरिता नाम, और वो वसुधैव कुटुंब की सृष्टि करते हैं, वो भारतीयता है। उस भारतीयता के अंश को समझना है, और उस भारतीयता के अंश को जब हम समझते हैं, उस भारतीयता के अंश को समझ के जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें सचमुच ज्ञात होता है कि हम कितने एक व्यापक दृष्टिकोण, कितनी एक व्यापक परंपरा के साथ आगे इस सृष्टि में आए हैं। और ये भारतीयता में भी जो छोटी छोटी सी बातों में व्याप्त भारतीयता है। मैं कल किसी जगह एक व्याख्यान दे रहा था और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा था, और मुझे दिखा कि जो सज्जन इस पैनल पे थे उनकी आंखें भीग गई। हरियाणा के किसी छोटे से गांव में मैं जा रहा था, किसी विद्यालय में कार्यक्रम था, और उस विद्यालय के कार्यक्रम, जैसा कि सबको लगता है कि हमारे विद्यालय का पता बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने कहा कि फलाना फलाना बोर्ड है, आप वहां से आ जाइएगा। मैं वो बोर्ड चूक गया, तो मैं रास्ता भटक गया। सांझ का समय था, खेतों के बीच में से जो रास्ते निकलते थे, उससे मैं एक गाँव के पहुंच गया। उस गाँव में एक बुजुर्ग एक घर के सामने मिल गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे ये पता चाहिए, यहाँ मुझे जाना है, कैसे जाऊंगा? तो उन्होंने मुझे कहा, ठेठ हरियाणा में कहा, अरे तैं तो बहुत दूर आ गए हो है, तड़ने तड़ने उधर जाना पड़ेगा।
तो एक काम कर, तू तो थक गया सा दिखे है, बहुत तेरे चेहरे पे थकावट है, थोड़ी चाय पानी पी ले फिर चले जाना। कौन पूछता है, किस देश में पूछता है? भारत में सिर्फ ये होता है, अनजान व्यक्ति भी आपसे पूछता है चाय पानी पिया, खाना खाया कि नहीं खाया। हमारे यहाँ अतिथि आता है, किसी भी काम से आया हो, किसी भी प्रयोजन से आया हो, पहला शब्द है भाई आप रुकिए, आप खाना खाइए, आपका पहले हम आतिथ्य कर ले, आप स्वस्थ हो जाइए, फिर हम सारी बातें करेंगे। ये तत्व छोटे छोटे से तत्व हैं, उन तत्वों से मिलकर एक विराट स्वरूप भारत उभरता है। उस भारतीयता को देखने की आवश्यकता है, उस भारतीयता को समझने की आवश्यकता है। और इसलिए जब हम ये बात करते हैं कि वर्तमान युग में भारतीयता की जो पुनर्स्थापना है, तो मुझे बहुत बहुत बार बार ध्यान आते हैं हमारे शास्त्रों में जो षड रिपु कहे गए हैं, उन षड रिपुओं का मुझे बार बार स्मरण होता है कि कैसे विगत कुछ वर्षों में हमने हमारी भारतीयता के मूल तत्वों को छोड़कर उन षड रिपुओं को अपने इर्द गिर्द कर लिया, उन षड रिपुओं को अपने अंदर कहीं ना कहीं समेट लिया। और ये षड रिपु कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये षड रिपु, ये जो छह छह दुश्मन है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है और मत्सर है, इन सब में हम इतने डूब गए कि हमने हमारी संस्कृति के, हमारी परंपरा के जो मूलभूत तत्व है उनको कहीं ना कहीं भुला दिया। और उसी के कारण ये हुआ कि आज जब कभी भी हम सोचते हैं कि हम कहाँ आ गए, ये कहाँ आ गए और क्या ये सच में हमारी मंजिल थी, तो कई कई बार हमें इस बात का क्षोभ भी होता है कि कैसे हमने हमारी संस्कृति के उन मूल तत्वों को बिगाड़ दिया। अभी आज सुबह ही एक बार फिर से इस बारे में कहीं चिंतन कर रहा था, तो मुझे एक बहुत सुंदर सा दृष्टांत समर्थ रामदास के दासबोध में प्राप्त हो गया। और समर्थ रामदास इतनी सुंदर दृष्टांत देते हैं कि ये जो षड रिपु हैं, इनको जो धारण करता है, जो व्यक्ति इनको धारण कर लेता है, वो दरअसल एक साधारण व्यक्ति है, साधारण सा मनुष्य है जो इन षड रिपुओं को धारण कर लेता है। जो इन षड रिपुओं को मान्य कर लेता है, जो उन षड रिपुओं को अपने अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेता है, वो सामान्य व्यक्ति कहलाता है, सामान्य मनुष्य कहलाता है। लेकिन इन पर जो धाक जमा लेता है, इन षड रिपुओं पर जो धाक जमा लेता है, वो दरअसल साधक है, जो इन षड रिपुओं पर कहीं ना कहीं अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन इन षड रिपुओं पर इनको जो बद्ध कर ले, इनको जो अपने कब्जे में कर ले, इनको जो काबू कर ले, वो सच में साधु होता है। वो साधु होता है जो इसको अपने कब्जे में कर लेता है। और इनका जो अंत कर देगा, इनको जो समाप्त कर सकता है, जो क्षमता इसकी अर्जित कर ले, जो इन षड रिपुओं का अंत कर देगा, वो दरअसल संत कहलाता है, क्योंकि वो षड रिपुओं का अंत कहलाता है। लेकिन इनका अर्थ जानकर उन्नति करने वाला, इनके अर्थ को समझकर जीवन में उन्नति करने वाला समर्थ कहलाता है। तो इसीलिए हम सब कहते हैं कि हमको समर्थ होना है। समर्थ भारत की बात करते हैं तो क्या करते हैं? जब हम समर्थ होने की बात करते हैं तो क्या करते हैं? हम इन षड रिपुओं को जानकर, समझकर, इन पर कहीं ना कहीं वश करके हम जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, तब हम समर्थ बनते हैं, तब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये जो भारतीयता का दर्शन है, इस भारतीयता के दर्शन को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम आत्मसात नहीं करेंगे, तब तक हमें इस बात का कहीं भी एहसास नहीं होगा कि ये जो भारतीयता की पुनर्स्थापना की बात कह रहे हैं, तो वो भारतीयता की पुनर्स्थापना क्या है। अच्छी और बुरी चीजें आएंगी, खराब चीजें आएंगी, दुनिया में आदि व्याधि सब होगा, दुष्ट भी होंगे, प्रवृत्ति से दुष्ट लोग भी होंगे, आक्रमण भी करेंगे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी परेशानियां होंगी। उन सबको कहीं ना कहीं आत्मसात करके, उन सब पे कहीं ना कहीं काबू पाकर, उन सब पे कहीं ना कहीं नियंत्रण पाकर, और फिर अपना उत्कर्ष करना, फिर अपनी उन्नति करना, समर्थ बनना, ये भारतीयता की निशानी है। और ये समर्थ बनने की जो सद्गुण है, समर्थ बनने की जो क्षमता है, वो हमें हमारे पूर्वजों ने अपने अलग अलग ज्ञान के माध्यम से, अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से वो क्षमता हमें दी है। आज मुझे बहुत स्मरण आता है, उस क्षमता के संदर्भ में आपसे चर्चा करूं तो नचिकेता की कहानी का स्मरण आता है। हम में से बहुत लोगों ने नचिकेता की कहानी सुनी होगी, जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए शायद ये उपयोगी होगी कि वृजश्रवा जो बहुत बड़े ऋषि थे, उनका ये पुत्र नचिकेता, और वृजश्रवा ने जब एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, ऋषि ने, उन्होंने कहा कि मैं जितने यहाँ पर इस यज्ञ में भाग लेने आएंगे, मैं सबको गौदान करूंगा, गायें दूंगा। और उन्होंने जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ तो सारे जितने ऋषि, महात्मा, मनीषी उपस्थित हुए थे, उनको गायें देना प्रारंभ किया।
लेकिन वो जो सारी गायें थी वो एकदम कृशकाय बीमार सी गायें थी जो उन्होंने दान में दी। बीमार सी गायों को दान में देते हुए वो जो सारे जो ऋषि वहां एकत्रित हुए थे खिन्न तो हुए, थोड़े से विचलित भी हुए कि ये ऐसी गायें हमको क्यों दे रही हैं जो न दूध दे सकती हैं, न हमारे किसी और उपयोग में आ सकती हैं। ये कृष हैं, इतनी दुर्बल गायें, ये हमको क्यों दे रहे हैं। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन नचिकेता से नहीं रहा गया और नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप इनको ये ऐसी गायें क्यों दे रहे हैं? दान में तो हमें वो वस्तु देनी चाहिए जो आपको सबसे प्रिय हो। जब पिताजी को 2-3 बार ये कहा, पिताजी पहले तो उसको टालते रहे, लेकिन जब बार बार बात बनी तब अंत में पिताजी को गुस्सा आ गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो प्रिय तुम ही हो, तो क्या करूं, मैं दान दे दूं? और नचिकेता ने कहा कि मैं अगर आपके लिए प्रिय हूं तो आप मुझे ही दान दे दीजिए। और क्रोध में पिताजी ने कहा कि जा, मैंने तुझे यमराज को दान दे दिया। अब जब यमराज को दान दे दिया बोला, तो नचिकेता तो पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वो बोले ठीक है। पिताजी को बार बार इस बात का क्षोभ भी हुआ कि मैंने क्रोधवश अपने बालक को क्या कह दिया है, लेकिन बालक तो माना नहीं। बालक सीधे पहुंच गया यम के द्वार और जाकर वहां पर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे तो मेरे पिताजी ने दान दे दिया है। यमराज वहां नहीं थे। दूत ने कहा कि यमराज अभी यहाँ नहीं है, तुम वापस जाओ, जब आएंगे तब बुला लेंगे। तो नचिकेता ने कहा नहीं, मेरे पिताजी ने तो मुझे आपको दान कर दिया है, अब तो मैं आपके ही द्वार हूँ। 3 दिन बाद जब यमराज आए और उन्होंने नचिकेता की भक्ति देखी तो वो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे समझाया कि अरे ये सब बातों को छोड़ो, तुम वापस जाओ, मृत्युलोक में जाओ, पुनः कहीं कोई सृजन करो। नचिकेता ने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, आप मुझे ग्रहण करो। यमराज जी ने फिर उसे कहा कि चलो, मैंने तुम्हें ग्रहण किया, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम मांगो क्या, 3 बातें मांग सकते हो। नचिकेता ने पहली बात मांगी कि पहले तो सबसे पहली बात कि मेरे पिताजी का क्रोध का शमन करो। वे ऋषि हैं और ऋषि को इतना क्रोध शोभा नहीं देता, तो क्रोध के शमन की बात कही। फिर उसने कहा कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति, स्वर्ग की प्रतिष्ठा उनको हो और मुझे भी हो। वो भी उनको दान दिया, उनकी आत्मा का रहस्य क्या है। और तब यमराज ने कहा कि ये जो सारी चीजें हैं ये अभी तक इतनी गूढ़ है कि इसका रहस्य कोई नहीं जान पाया, और तुम जानो, तुम ज्ञाता बनो, तुम ज्ञानी बनो और तुम पुनः पृथ्वी पर जाकर ज्ञान की प्रस्थापना करो, ये मैं तुम्हें आशीष देता हूँ। और नचिकेता बाद में बहुत बड़े विद्वान बने, हम सभी जानते हैं। बात ये कथा मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि संकट से, कष्ट से भयग्रस्त होकर अपना मार्ग छोड़ देना, अपने मार्ग से विचलित हो जाना भारतीय नहीं है। संकट से, कष्ट से सामने जाकर उसमें से जीवन सृष्टि का मार्ग खोज लेना, ये दरअसल भारतीयता है। इतने सुंदर ढंग से ये पूरा का पूरा दृष्टांत हमारे सामने उपस्थित हो इस बात को बताता है कि हमें अगर इस सृष्टि के पुनर्निर्माण की बात करनी है, अगर इस सृष्टि को पुनः एक तरह से सुगठित, सुजला, सुफला बनाना है, तो हम किस तरह से अपने जीवन के उन तत्वों का ध्यान रखें, किस तरह से हम अपने उन जीवन तत्वों को आगे जाकर उन जीवन तत्वों का जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग करें। इसीलिए तो जब अष्टांग योग की बात कही है ऋषि पतंजलि जी ने, तो वो अष्टांग योग भी कितने सुंदर है, जिसमें उन्होंने कहा है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो अष्टांग योग की बात कही गई है, आज मैं बहुत विशिष्ट परिस्थिति में आपके सामने इस अष्टांग योग को प्रस्तुत करने की बात कर रहा हूँ। अष्टांग योग का मैं ज्ञाता नहीं हूँ, मैं एक साधारण सा विद्यार्थी हूँ, लेकिन आप जरा अपनी मेमोरी को, अपनी स्मृतियों को जरा थोड़ा पीछे ले जाइए और आज से 6 महीने पहले से जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप जरा देखिए कि क्या हम में से ज्यादातर लोग जीवन में प्रकारांतर से इन्हीं अष्टांग योगों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा कि कैसे ये अष्टांग योग गाहे बगाहे हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और कैसे हम उस अष्टांग योग के माध्यम से आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसीलिए भारत ने कभी स्वीकार नहीं किया कि सोशल डिस्टेंसिंग हो। भारत ने कहा हम फिजिकल डिस्टेंसिंग को मान लेंगे पर सोशल डिस्टेंसिंग को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम सोशली डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, हम सोशली अलग नहीं हो सकते। हमारा भाव, हमारा मन, हमारा मानस जुड़ा रहता है, इसलिए हम फिजिकली डिस्टेंस हो सकते हैं, इमोशनली डिस्टेंस नहीं होंगे, सोशली डिस्टेंस नहीं होंगे। हमारा सोशल कंसर्न, हमारा नेशनल कंसर्न, हमारा कंसर्न फॉर द ह्यूमैनिटी हमेशा शाश्वत रहेगा। और इसीलिए हमने लॉकडाउन को लॉकडाउन नहीं कहा, हमने लॉकडाउन को घरवास कहा, क्योंकि हमें मालूम था कि ये जो घरवास है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, दिस गिव्स अस एम्पल अपॉर्चुनिटी टू रीइन्वेंट आवरसेल्फ, रीडिफाइन आवरसेल्फ
एंड रिफॉर्म अवर सेल्फ। ये कितनी बड़ी सुंदर सी बात है जो हमारी भारतीय अवधारणा से निकली है, जिसका हमने पूरे विश्व में कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया, प्रस्तुतिकरण किया। और इसलिए हमें पुनः याद आ गए वो अष्टांग योग जिसमें नियम की बात कही गई है, धारणा, आसन, प्राणायाम, ये सब बातें हमें हमारे शास्त्रों ने बताई, प्रत्याहार की बातें बताई। और इन सब बातों ने मिलकर किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को एक बार पुनः नई आभा दे दी, हमारे व्यक्तित्व को पुनः एक नई चेतना दे दी, जिससे हम इस पूरे संकट का सामना कर सके। हाथ जोड़ना, जूते उतारना, या अपने मुंह हाथ धोकर अंदर प्रवेश करना, नहाकर प्रवेश करना, ये सारी बातें हमारे व्यवहार में पहले से विद्यमान थी। भूल गए थे, विस्मरण हुआ था। जैसा मैंने कहा, हम षड रिपुओं के कहीं ना कहीं अधीन हो गए तो हमें उसका विस्मरण हो गया। अब पुनः हमें वो सारी चीजें याद आ गई, पुनः हम लोग फिर उसी मार्ग पर आ गए, पुनः हम लोग उसी मार्ग पर आगे चलने लग गए। ये जो सारी की सारी सामान्य आज भी है दक्षिण भारत में, आप जाइए, लोग आपको पहले से, ये कोरोना के पहले से और कई दिनों से है, दक्षिण भारत के आज भी कई परिवारों में, कई घरों में आप जूते पहनकर घर के अंदर नहीं जा सकते। कई परिवार तो ऐसे हैं जहां पर अगर आप चौके में बैठकर खाना खाते हैं तो बाहर वाले कपड़े पहनकर आप परिवार के अंदर चौके में बैठकर खाना नहीं खा सकते। इसके पीछे शुद्धिकरण के भाव उस तरह के नहीं है, इसके पीछे जो हाइजीन का एलिमेंट है, जो स्वास्थ्य का एलिमेंट है, वो लगातार जुड़ा हुआ है। उसको समझने की आवश्यकता है। हम लोग सामान्यतः भी खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में हाथ धोना पसंद करते हैं। ये सामान्य शिष्टाचार की बात है, स्वास्थ्य का शिष्टाचार है, उसके आचरण की बात है, पर वो उसका भी स्मरण हो गया। लोगों ने चम्मच से खाना शुरू कर दिया तो उनको लगा कि अब हमारे हाथ धोने की आवश्यकता नहीं बची है। कुल्ला करने की बात जहां तक है, खाना खाने के बाद कुल्ला करें। आप लोग यूरोपीय देश में जाते होंगे और आप महसूस करते होंगे कि वहां लोग कुल्ला करने की परंपरा को भी ध्यान में नहीं रखते। तो ये जो बहुत सारे जो हमारे व्यक्तित्व में, हमारी जो दैनंदिन प्रक्रिया में, ये बहुत सारे अंश कहीं ना कहीं विहित थे। विस्मरण हो गया था। कई बार थोड़ी सी हम लोग भावनाओं में भी बह जाते हैं। हमें लगता है कि बाहर का आकर्षण है, बाहर की चीजें हैं, बाहर की चीजें हमें ज्यादा आकर्षित करने लगती हैं, इसलिए विस्मरण हो जाता है। अब फिर से हम लौटकर फिर अपनी परंपराओं पर आ गए हैं। और इसलिए जिस परंपरा पर आ गए हैं, मित्रों, भारतीय शिक्षण मंडल में अक्सर मेरे मित्र लोग कहा करते हैं कि आप कभी 5P बताते हैं, कभी 5H बताते हैं, कभी 5T बताते हैं, कभी 7T बताते हैं, ऐसे कुछ सूत्र बताते हैं। आज भी मैं आपके सामने 7 सूत्र लेके आया हूँ, 7 र लेके आया हूँ, पर ये र अलग तरह के रकारांत हैं। क्योंकि हमारे शरीर के 7 चक्र हैं, हमारे शरीर के 7 चक्रों के अपने अपने स्थान है जहां से वो चक्र एकदम से जागृत होते हैं, प्रज्वलित होते हैं। जैसे इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, जैसे संगीत में 7 स्वर हैं, जैसे हफ्ते में 7 दिन हैं, उसी तरह से मैं आपके लिए ये 7 सूत्र लेके आया हूं जो भारतीयता के सूत्र है। इसका बहुत विवेचन करने का अभी प्रसंग नहीं है, आवश्यकता पड़ेगी तो जहां जहां भी होगा मैं विवेचन करूंगा। सबसे पहला जो सूत्र है वो हमारा आचार है, आचरण। आचार ये पहला सूत्र है जिस सूत्र के माध्यम से हम प्रकट होते हैं कि कैसे हमारी जीवन शैली में, हमारे आचरण में कैसे भारतीयता आ गई है। क्या क्या आचरण में हमारे प्रासंगिक भी सुधार हुए हैं, तात्कालिक सुधार हुए हैं, और क्या क्या दीर्घकालिक सुधार हुए हैं, उस आचरण को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उस आचरण के बारे में सोचने की आवश्यकता है, जो कहीं ना कहीं विपदा के समय में भय की सृष्टि के कारण ही कई बार आ गए हों, फिर भी वो आचरण आपके श्रेष्ठतम आचरण है। तो उन्हें अंगीकृत करके हमें आगे बढ़ना है, उन्हें कहीं ना कहीं जीवन में उतार के आगे बढ़ना है। वो आचरण हमारे लिए आवश्यक है, हमारे लिए अनिवार्य है। इस आचरण में बहुत सारी बातें ऐसी भी है, अभी राजेश बिन्नी वाले जैसा बता रहे थे राजेश जी, और उनकी पीड़ा को मैं साझा करते हुए कहना चाहता हूं कि 6 महीने बाद मैं भी किसी को मास्क पहने हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन 6 महीने बाद मैं इस बात का तो जरूर ध्यान रखना चाहता हूं कि मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति उस हाइजीन का ध्यान रखे जो डिस्टेंसिंग से कहीं ना कहीं आपके अंदर इंश्योर होता है, कहीं ना कहीं पुष्ट होता है। मास्क भले ही मत लगाइए, पर हाइजीन का ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उसके आचरण के क्या नियम हो सकते हैं, उसके संबंध में सोचना, इस बात को देखें। दूसरा रकारांत व्यवहार है। आचार के बाद व्यवहार की बात आती है कि मेरा व्यवहार कैसा हुआ है, मेरे व्यवहार में क्या कोई परिवर्तन हुआ है, मेरे व्यवहार में कहीं कोई नई बात आई है, व्यवहार में कहीं कोई नई चेतना, नई जागृति, नई डायमेंशन, कोई चीज आ गई है। मैंने देखा है व्यवहार में बहुत सारी चीजें बदली हैं।
एक और बात राजेश जी जो कह रहे थे, विदेशों में और भारत में यही फर्क है। विदेशों में लोग अकेलेपन से घबरा गए हैं। आज स्थिति ये हुई है कि कोरोना की महामारी के कारण जो भय उत्पन्न होना चाहिए, वो भय लोगों को उतना ज्यादा नहीं सताता जितना लोगों का एकाकीपन का भय सताता है, क्योंकि उनकी समाज व्यवस्था ऐसी नहीं रही। इसलिए व्यक्ति अकेला हो गया है। उसके पास अपनी बात कहने के लिए, अपनी चीजों को साझा करने के लिए समाज में उस तरह का वातावरण ही नहीं बना। लेकिन हमारे यहाँ निश्चित तौर पर वातावरण है, और इसीलिए वो जो व्यवहार है, उस व्यवहार को कहीं ना कहीं हमें फिर से एक बार पुनरीक्षित करना है, एक बार फिर से रिव्यू करना है कि क्या मेरा जो व्यवहार है वो व्यवहार समाज अनुकूल है, समाज की व्यवस्था के अनुकूल मैंने अभी अपने व्यवहार को साध लिया है, बना लिया है। इसके बारे में निश्चित तौर पर सोचना पड़ेगा। तीसरा जो राह है वो उपचार है, और वो जो उपचार है, चाहे वो आयुर्वेद हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो योग हो, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक बार पुनः हमारे साथ शाश्वत हो गए हैं। और इस उपचार की बात अगर हम करें तो उपचार का अर्थ सिर्फ काढ़ा पीना नहीं है। उपचार का अर्थ हमारी जीवन पद्धति, हमारी भोजन पद्धति, हमारी भोजन पद्धति के बाद किस तरह से हम अपने भोजन को अपने अंदर शरीर में जज्ब करते हैं, उसकी पद्धति, इन सारी चीजों को देखना है। वो भी सब उपचारात्मक ही है। और उस उपचार के माध्यम से हमें ये प्रकट होता है कि कैसे हमने अपने शरीर को इस तरह से बैलेंस्ड, इस तरह से संतुलित किया है। रेजिस्टेंस पावर की बार बार बात आती है तो ये कहा जाता है कि भारतीयों में रेजिस्टेंस पावर था, इसलिए हम लोग कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं। लेकिन ये रेजिस्टेंस पावर भी एक दिन में नहीं बनता है ना। रेजिस्टेंस पावर भी लगातार जब हमारे शरीर को उस तरह से ढाला जाता है, तब हमारी वो रेजिस्टेंस कैपेसिटी बनती है, रेजिस्टेंस पावर बनती है, इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो उस इम्यूनिटी के लिए जो उपचार की व्यवस्था है, उस उपचार के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि जो भारतीय चिंतन है किस तरह से उस उपचार में आगे आया है। और एक नहीं अनेक उपाय हैं, और जो भी उपाय जो व्यक्ति बताता है वो सारे उपाय शाश्वत हैं, वो सारे उपाय गलत नहीं है। हर एक का टाइम टेस्टेड फॉर्मूला होता है, और वो जो टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है वो परंपरागत फॉर्मूला होता है। तो उस उपचार को कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। उसके बाद का जो राह है वो और महत्वपूर्ण राह है, वो है परिवार। और परिवार जो है वो इतना महत्वपूर्ण है, अभी राजेश जी ने भी उसके बारे में उल्लेख किया। मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि आज अगर कोविड के संकट के साथ भारत मजबूती से टिका है तो वो सिर्फ इसलिए टिका है कि भारत की परिवार परंपरा बहुत मजबूत रही है। हमारे यहाँ परिवार जो है वो सिंगुलर फैमिली में और न्यूक्लियस फैमिली में बटा हुआ नहीं है। हमारे यहाँ परिवार में आज भी भोजन साथ में करने की परंपरा है। हमारे यहाँ आज भी पिता पुत्र, माता पुत्री सब साथ में बैठकर बात करते हैं। हमारे यहाँ आज भी दादा दादी, नाना नानी, चाचा ताऊ, बुआ फूफा, मौसी मामा, सब रिश्ते एक साथ जुटते हैं। देखिए कितना सुंदर हुआ जो भारतीयों ने इसका खोज निकाली। हमारे भी घर में ये उदाहरण हुआ, आप में से सबके घर में उदाहरण हुआ। ये जो जूम मीटिंग है जिसके जरिए आज हम ये एक वेबिनार कर रहे हैं, पर अचानक किसी को लगा कि जूम मीटिंग पे कोई सिर्फ सरकारी काम करना तो आवश्यक नहीं है, क्या हमारे परिवार की जूम मीटिंग नहीं हो सकती? और फिर हमारे परिवारों ने सबने ये नए नए तरीके इजाद कर लिए। किसी का जन्मदिन जूम पर मनाया गया, किसी की शादी की वर्षगांठ जूम पर हो गई, और कुछ नहीं हुआ तो लोगों की भजन मंडलियां भी जूम पर चालू हो गई। तो हमने क्या किया, हमने एक तरह से परिवार को किसी न किसी तरह से फिर से जोड़ लिया, फिर से एकत्रित कर लिया। ये जो परिवार का अद्भुत समन्वय है, ये जो परिवार की परंपरा है, जो विदेशों में दुर्भाग्य से नहीं है, क्योंकि यूरोप में मैन एंड सोसाइटी यही टर्म आती है। हमारे यहाँ मैन एंड सोसाइटी सीधे सीधे नहीं आती। हमारे यहाँ व्यक्ति होता है, परिवार होता है, और फिर समाज होता है। तो ये जो परिवार की इकाई है उसके महत्व को एक बार फिर से हमने स्थापित तो किया ही है, पूरे विश्व को भी बताया है कि परिवार का क्या महत्व है। और जब परिवार की बात होती है तो परिवार में सिर्फ मैं और मेरे दो बच्चे और मेरी पत्नी या मेरी माता पिता यही नहीं होता। परिवार में जब हम बात करते हैं तो भारत का परिवार एक तरह का एक्सटेंडेड फैमिली होती है। जो हमारे इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा परिवेश है वो भी मेरा परिवार होता है। उस परिवार को समृद्ध करना, उस परिवार को संपुष्ट करना, ये भी एक बहुत महत्व की बात होती है। मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे नीचे एक महिला रहती है, माता, वो 85-87 साल की अकेली माता हैं। वो भी मेरे लिए परिवार हैं।
उनके नीचे एक वृद्ध दंपत्ति रहते हैं, जो पति की उम्र 85 साल है, पत्नी की उम्र 83 साल है, वो भी मेरे लिए परिवार है। जब कभी हम बाहर जाते हैं तो एक बार उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपको कुछ मंगवाना तो नहीं है, आपको कुछ लाना तो नहीं है। आपके कष्ट में, आपकी परेशानी में आप कभी भी हमको याद करिए, सबसे पहले हम आपके पास रहेंगे। आज उनके अंदर ये विश्वास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। आज उनके अंदर ये विश्वास होता है कि हमारा ख्याल रखने वाले, हमारी चिंता करने वाले हमारे साथ रह रहे हैं। ये जो सिर्फ खून के रिश्ते, ब्लड रिलेशन, ये भारतीय परंपरा में नहीं चलते। कई कई बार तो हमारे यहाँ आपको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है कि फला व्यक्ति आपसे कैसे रिलेटेड है, हाउ ही इज रिलेटेड टू यू। और बाहर सामने वाला कोई पूछता है तो आप बता ही नहीं पाते, क्योंकि हमने हमारे परिवार को संजोने की एक बहुत विशिष्ट परंपरा बनाई है। आज पूरे विश्व को इस बात का एहसास हो रहा है कि भारत अगर कहीं ना कहीं सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए खड़ा होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि भारत के पास परिवार की मजबूत परंपरा है। उसके बाद अगला जो रहा है वो संचार है, कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ संचार के सेतु, संवाद के सेतु हमेशा शाश्वत रहे। हम मुंह बंद करके, हम मन बंद करके, हम विचार बंद करके नहीं रह सकते। हमारे यहाँ चर्चा करना, बात करना, एक दूसरे के साथ संवाद करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई व्यक्ति हमारी जान पहचान का है, नहीं भी है, फिर भी आस्था से उसके बारे में पूछना, फिर भी आस्था से उसकी परेशानी के बारे में पूछना, ये संचार का द्योतक है। आज जबकि संचार के दूसरे साधन हमारे पास बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते, चीजों को ज्यादा जाकर देख समझ नहीं सकते, तब ये समझ में आता है कि जो हमारी संवाद की परंपरा है, संचार की परंपरा है, उसने हमको कितनी मजबूती प्रदान की है। तो ये जो राह है वो संचार का राह है। उसका अगला राह जो है वो विचार का राह है। और विचार ने कैसे हमको समृद्ध किया है, विचार ने कैसे हमको संपुष्ट किया है। और बहुत बड़ी बात है, जब मैं आपको जीवन के अकेलेपन की बात कह रहा था, तब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कितने लोग हैं, आप अपने घरों में पूछिए, कोई कहेगा कि मैंने इस बार फिर से एक बार पूरी रामचरितमानस 2 बार पढ़ डाली, कोई कहेगा मैंने महाभारत पढ़ डाली, कोई कहेगा कि मैंने दासबोध पढ़ डाली, कोई कहेंगे कि मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ डाली, कोई कहेंगे कि मैंने गीता का पारायण कर दिया। हमने लगातार विचारों को समृद्ध करने का कहीं ना कहीं जरिया अपनाया, कहीं ना कहीं माध्यम पाया। कुछ नहीं हुआ तो लोगों ने कहा कि हमने नाम स्मरण करके 1 लाख श्री राम जय जय राम के जप कर लिए। किसी ने कहा मैंने 10 लाख ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जप कर लिए। और किसी तरह उस विचार के प्रवाह को हमने लगातार निर्बाध हमारे जीवन में निरंतर जारी रखा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयता में ही, भारतीय तत्वों में ही, भारतीय संस्कृति में ही, भारतीय परंपरा में ही ये सिर्फ शाश्वत बात रही है। और अंतिम राह है जो राह है संस्कार का राह। जो संस्कार हमको मिलते हैं, परंपरा से मिलते हैं, पीढ़ियों से मिलते हैं, संस्कृति से मिलते हैं, उन सारे संस्कारों को संजोकर, उन सारे संस्कारों का उपयोग करके, उन सारे संस्कारों को जीवन में कहीं ना कहीं समाहित करके अपने जीवन को कैसे हम और अधिक उज्जवल बना सकते हैं, और अधिक प्रेरणादायी बना सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करना, इसके बारे में मनन करना, ये सारी चीजें हैं। और बहुत सुंदर सुंदर से उदाहरण आप सबके जीवन में कहीं ना कहीं आई ही होंगे कि कैसे ये सारी चीजें। तो इसलिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, आचार, व्यवहार, उपचार, परिवार, संचार, विचार और संस्कार, इस तरह से ये 7 र जो हैं अंत में आने वाले, इन 7 र मिलाकर हम किस तरह से भारतीयता की पुनर्स्थापना कर सकते हैं, उसके बारे में सोचना होगा। राजेश बिनीवाले जी कह रहे थे कि हमें शोध करना चाहिए और शोध की दृष्टि करनी चाहिए। तो आने वाले समय में जो कोई शोधार्थी इस वेबिनार से जुड़े हैं, निश्चित तौर पर इस संबंध में भी शोध करें, इस संबंध में भी पता लगाएं कि ये जो भारतीयता के जो ये तत्व हैं, इन बिंदुओं पर भारतीयता ने किस तरह से इस चुनौती में, इस चुनौतीपूर्ण समय में किस तरह से भारतीयता ने इसका मुकाबला किया है, किस तरह से भारतीयता ने अपना श्रेष्ठतम यहाँ पर प्रस्तुत किया है। ये एक बहुत कठिन समय चल रहा है जिसमें से हमको निकलना है। हम निकल ही जाएंगे, निश्चित तौर पर निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास विचारों की, संस्कारों की वो थाती है जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए रखी है। हमें सिर्फ इस बात का एहसास करना है कि वो कैसे एक बार फिर से पुनः स्थापित हो, कैसे समाज में उसका महत्व जाए, और कैसे हम सब लोग उसके बारे में सोचे विचारे, मनन करें। अंत में मैं अपनी एक कविता है जो कई जगह पढ़ी तो लोगों को अच्छी लगी, मुझे लगा शायद आपको भी अच्छी लग सकती है। वो कविता मैं पढ़ के और अपनी बात समाप्त करूंगा। इस कविता का शीर्षक है सड़कों के सन्नाटे, क्योंकि ज्यादातर सड़कें अब खाली हो गई,
तो इसलिए कहा कि सड़कें जो हैं उस पर सन्नाटे छाने लगे हैं। तो मैंने एक कविता लिखी, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं, सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं, भोर के पंछी उम्मीदों का नया गीत गाने लगे हैं, सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। भीड़ भरी सड़कें थीं लेकिन गति हमारी कम होती न थी, आसपास ही होते थे सब लेकिन नजरें हमारी मिलती न थी, तन से दूर हुए हैं अब लेकिन मन पास आने लगे हैं, सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। छोड़ आए थे जिनका साथ जीवन की आपाधापी में, छोड़ आए थे जिनका साथ जीवन की आपाधापी में, भूल गए थे अपना रास्ता सब कुछ पाने की जल्दी में, मानवता के सदाचार के वो पुराने सबक याद आने लगे हैं, सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। इंसानियत का नया मंजर अब नजर आया है, इंसानियत का नया मंजर अब नजर आया है, प्रकृति के साथ मिलकर मनुज ने नया गीत गाया है, ईश्वर के कितने रूप सेवा करते नजर आने लगे हैं, सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं। और आप सबके लिए आह्वान है, आओ मिलकर दीप जलाएं नव जीवन के नव जागृति के, आओ मिलकर दीप जलाएं नव जीवन के नव जागृति के, आओ मिलकर पाठ पढ़ाएं आत्मनिर्भरता की नव संस्कृति के, आओ मिलकर पाठ पढ़ाएं आत्मनिर्भरता की नव संस्कृति के, अभिनव सृष्टि नव जीवन दृष्टि के क्षितिज अब छाने लगे हैं, अभिनव सृष्टि नव जीवन दृष्टि के क्षितिज अब छाने लगे हैं, सड़कों के ये सन्नाटे अब हमें भाने लगे हैं, भोर के पंछी उम्मीदों का नया गीत गाने लगे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत प्रणाम। मैं माननीय कुलपति जी को और सभी आयोजकों को, भारतीय शिक्षण मंडल के सभी साधकों को प्रणाम करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ इस विषय पर अपनी बातें साझा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।